देखो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस में पहले आप पढ़ोगे सिंगल सरफेस का, फिर डबल सरफेस, जिसको लेंस के नाम से जानते हैं। इसमें यार ऐसा बोलते हो कि अगर कोई एक कॉनकेव या कॉन्वेक्स किसी भी टाइप का सरफेस जो दो मीडियम्स को सेपरेट करता हो, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 एंड द अदर साइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज mu2। जब दो मीडियम्स के बीच में एक स्फेरिकल बाउंड्री है जिसके एक तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1, दूसरे साइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2, और फर्स्ट मीडियम में अगर हम कोई एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं किसी भी पॉइंट पर एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, जिसको नॉर्मली यू से डिनोट करेंगे, तो रिफ्रैक्शंस की वजह से इसकी इमेज फॉर्म होती है, राइट यार। रिफ्रैक्शंस होंगे जब ऑब्जेक्ट से रेज आएगी तो नेचुरल से बात है वो रेज रिफ्रैक्ट करेंगी, जिस वजह से ऑब्जेक्ट की अपनी कोई एक इमेज बनती है करके। अगर हम उसको रे डायग्राम के थ्रू समझना चाहते हैं तो मान लें यहाँ कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट से कोई एक रे स्टार्ट होती है जो कि स्फेरिकल सरफेस पे जाएगी, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें जो पास करती हुई इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो बाय डेफिनेशन मैथमेटिक्स के हिसाब से किसी भी स्फेरिकल सरफेस के लिए अगर कोई लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो बाय डेफिनेशन ये उस पॉइंट के लिए नॉर्मल डिफाइन होगा, और इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच में जो भी एंगल बनेगा उस एंगल को आप कुछ स्मॉल आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस नोट कर दें। एंड रिफ्रैक्शंस होंगे, मान लीजिए अब ये मान लेते हैं कि इधर वाला साइड रेयर मीडियम है, तो ये लाइट नॉर्मल से और ज्यादा अवे होकर के इधर की साइड आ जाएगी ये, और सेकंड रे हम वो दिखाते हैं जो डायरेक्टली थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर पास होती है। जो रे डायरेक्टली थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर जाती है वो बिना किसी डेविएशन के आगे निकलती है, सेम पाथ पर आगे जाएगी। और ये दो जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं, इन दो रिफ्रैक्टेड रेज का जहां पर इंटरसेक्शन मिल रहा है आपको, ये बाय डेफिनेशन ऑप्टिक्स में इमेज का नाम देंगे, कैपिटल है, एंड पोल से उसका डिस्टेंस आप डिनोट करोगे स्मॉल v। क्या ठीक है यहाँ तक? यस सर। यस सर। तो इनमें एक रिलेशन चलता है, आप चाहो तो हम डेरिवेशन भी कर सकते हैं और ना चाहो तो डेरिवेशन को हम चाहे तो टाइमिंग के लिए स्किप कर सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u में, इमेज डिस्टेंस v में, और ये जो स्फेरिकल सरफेस है इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R पे, और इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 एंड mu2 में, इन पांचों के बीच में एक रिलेशन है। बोलोगे तो डेरिवेशन करेंगे, और नहीं बोल अगर चाहते हो तो फिर आप उसको डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हैं कि जो रिलेशन है। और रिलेशन अगर हम डायरेक्टली लिखते हैं तो कुछ ऐसा आता है mu2 डिवाइडेड बाय v माइनस mu1 डिवाइडेड बाय u एंड इक्वल्स टू mu2 माइनस mu1 डिवाइडेड बाय r। मेरे ख्याल से डेरिवेशन की हम लोगों को जरूरत तो है नहीं, उतना टाइम बचा सकते हैं उतना। क्या बोलते हो, करें डेरिवेशन? नो सर। नो सर। नो सर। मतलब 12 पास, हाँ कोई हमें बोर्ड का पेपर देना नहीं है, तो ये सिंपल रिलेशन याद रखना पड़ेगा आपको, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, mu2 by v माइनस mu1 by u एंड इक्वल्स टू mu2 माइनस mu1 डिवाइडेड बाय r। और ये रिलेशन कॉनकेव सरफेस के लिए भी वैलिड है, कॉन्वेक्स सरफेस के लिए भी वैलिड है, दोनों ही तरीके के सरफेस के लिए, ऑब्जेक्ट रियल हो वर्चुअल हो, दैट मींस कुल मिलाकर के इन एवरी कंडीशन ये रिलेशन काम करता है। ऑब्वियसली जब हम कोई न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे तो वहां पर u, v और r जिसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी जाएगी वो विद साइन कन्वेंशन होगा। ठीक है, जब भी क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें विद साइन कन्वेंशन रखेंगे। अभी एक मुझे बात बताओ, आपके सामने जो डायग्राम बना हुआ है, हमने बहुत स्टार्टिंग से आपको ऑब्जेक्ट इमेज की डेफिनेशन बताई हुई है। इमेज होती है रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरसेक्शन पॉइंट को बोलती है। यहाँ पर रिफ्रैक्शन का काम चल रहा है, तो जो एज पर डायग्राम आप देख रहे हो, एज पर डायग्राम ये वाली रिफ्रैक्टेड रे और ये वाली रिफ्रैक्टेड रेज का जो इंटरसेक्शन है, ये रियल इंटरसेक्शन है या फिर वर्चुअल इंटरसेक्शन है? रियल एज पर द डायग्राम रियल है, क्योंकि ये दोनों रेज आपको एक्चुअल में इस पॉइंट पर कट करती हुई दिख रही है। यानी नेचर ऑफ इमेज यहाँ पर क्या कहेंगे? रियल।
रियल, अभी इन्वर्टेड तो नहीं बोल सकते, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स में इन्वर्टेड इमेज नहीं होती है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट हमने बहुत स्मॉल साइज का रखा है, पॉइंट साइज का। इन्वर्टेड या इरेक्ट इमेज तब पाया जाता है जब ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट का कुछ साइज हो। मैं दूसरा पॉइंट बताना चाह रहा था, एज पर द डायग्राम इमेज रियल है। अब ना ऑप्टिक्स का साइन कन्वेंशन याद करो जरा। साइन कन्वेंशन ये कहता है कि जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर करनी होती है वो सब इस पोल से ही मेजर होती है, मतलब पोल रेफरेंस पॉइंट होता है, यहीं से हम सारा डिस्टेंस काउंट करते हैं, और जो डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होती है वो पॉजिटिव है, और जो डिस्टेंस इंसिडेंट रे के अपोजिट साइड पर है वो नेगेटिव है। तो अगर हम इमेज की डिस्टेंस काउंट करें, एंड अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पोल पॉइंट। तो पोल से इमेज की डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए आपको राइट साइड जाना पड़ेगा, फ्रॉम पोल टू इमेज राइट साइड जाओगे, और जो रे इंसिडेंट हुई है उसका भी डायरेक्शन राइट साइड ही जा रहा है, यानी कि एज पर साइन कन्वेंशन वी पॉजिटिव साइन में आएगा या फिर नेगेटिव साइन में आएगा, जो डायग्राम बना है इसके पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो अब इसको अपना एक रूल बना सकते हैं कि इस इक्वेशन से जब भी हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे और कैलकुलेशंस के बाद अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो ये आपको नेचर ऑफ इमेज बताएगी कि जो इमेज फॉर्म हुई है वो एक रियल इमेज बन रही है। एंड ऑब्वियसली अगर v नेगेटिव आता है कहीं पर सॉल्व करके तो हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्शन के थ्रू एक वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई है। वर्चुअल इमेज का मतलब ये होगा कि जो रेज रिफ्रैक्ट होंगी वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट होंगी नहीं, उनको हम एक्सटेंड करके कहीं पर जबरदस्ती इंटरसेक्ट करवा देंगे। तो हमें ये इक्वेशन ध्यान रखनी है, प्लस ये चीज ध्यान रखनी होती है इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव v है तो रियल, नेगेटिव v है वर्चुअल। ये सिर्फ रिफ्रैक्शंस में है, रिफ्लेक्शंस में नहीं है। रिफ्लेक्शंस के अपोजिट थे, मिरर्स में इसका अपोजिट बोला गया। मिरर्स में क्योंकि वहां रिफ्लेक्शन था, वहां पर हम लोगों ने ये कहा था कि जब v नेगेटिव आएगा तो रियल होगी, और v पॉजिटिव आएगा तब जाकर के वर्चुअल इमेज बनेगी। मतलब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में नेचर ऑफ इमेज आइडेंटिफाई करने का जो तरीका है वो जस्ट अपोजिट। और हम लोगों ने इसको ऐसे याद रखा हुआ था, देखिए हम लोगों ने हमेशा ऐसे, मतलब मैंने इसको इस तरीके से याद रखा हुआ था अपने टाइम पर कि प्लेन मिरर्स के टाइम पर हमारी इमेज मिरर के बैक साइड होती है और वो वर्चुअल होती है, और जबकि हम एज अ ऑब्जेक्ट मिरर के फ्रंट साइड पर होते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट और इमेज मिरर के अपोजिट साइड पर होते हैं तो वो वर्चुअल है, ये मिरर की बात कर रहा हूं। और उसका उल्टा चलना होता है रिफ्रैक्शन में। ऑब्जेक्ट पोल के लेफ्ट साइड पर है और इमेज पोल के राइट साइड पर है, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज पोल के अपोजिट साइड्स पर, एक लेफ्ट एक राइट। तो मिरर में अगर ये वर्चुअल था तो रिफ्रैक्शन वाले केस में ये रियल बन जाए, ऐसे ध्यान रखिए। क्लियर है बच्चे? यस सर यस सर ठीक है। और अभी जो बच्चे ने बोला कि इन्वर्टेड वाली बात, तो उसको फिर से क्लियर कर दूं। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो इसमें साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 0 होता है, तो साइज ऑफ इमेज भी 0 होगी। पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज पॉइंट ही बनेगी, इसमें मैग्निफिकेशन नहीं आते। मैग्निफिकेशन तब आएगी जब ऑब्जेक्ट थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में हो। तो एक तो ये इक्वेशंस है हमारी। सेकेंडली इन्हीं इक्वेशंस के बेसिस पर हमें दो बेसिक बातें यहाँ पर डिराइव करनी है, दो बेसिक प्रॉपर्टीज। अभी हम इसके ऊपर बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है, मतलब क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट है। स्फेरिकल सरफेसेस की एक मेजर पॉइंट, एक मेजर डेफिनेशन आती है, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और इसका और रेडियस का रिलेशन चलता है, फोकल लेंथ और रेडियस के बीच में एक रिलेशन आएगा। किसी को पता है कि क्या रिलेशन चलता है फोकल लेंथ और रेडियस के बीच में? रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस के। तो है आइडिया किसी को? नहीं। अच्छा, फोकस की डेफिनेशन याद है मिरर्स में? बिकॉज डेफिनेशन ऑफ फोकस सब जगह एक जैसी है, वो मिरर हो चाहे लेंस हो, डेफिनेशन सबका कॉमन है। क्या कहता है वो डेफिनेशन कि अगर आप किसी भी स्फेरिकल सरफेस, चाहे वो मिरर है, सॉरी ये मैंने गलत बना दिया,
मिरर में डेफिनेशन जरा एक बार याद करो ना यार। मिरर में डेफिनेशन ये दी गई थी कि अगर आप उसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली कोई रे इंसिडेंट कराएं, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो रे रिफ्रैक्शन करने के बाद इस एक्सिस को जिस भी पॉइंट पर कट करेगी, मान लेते हैं रिफ्रैक्ट होने के बाद वो इधर कट कर रही है, तो जहां पर भी वो एक्सिस को कट करती है यही चीज बाय डेफिनेशन फोकस कहलाएगी। बस इतना ही डिफरेंस है कि मिरर में ये लाइट रिफ्लेक्ट होती थी और यहाँ पर ये लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है। डेफिनेशन दोनों का सिमिलर। एंड ऑब्वियसली दो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर। एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, वो डिपेंड करता है कौन सा मीडियम डेंसर है, कौन सा मीडियम रेयर है। तो ये भी हो सकता था कि लाइट जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई हो वो रिफ्रैक्शन के बाद इस तरफ चली जाए, कुछ ऐसे। अगर रिफ्रैक्शन इस तरीके से होगा तो इसको हम वर्चुअली एक्सटेंड करके बैक साइड पर ले जाएंगे और इस पॉइंट को फोकस कह देंगे। पहले वाले सरफेस को हम कहते हैं कि ये कन्वर्जिंग सरफेस है, क्योंकि ये लाइट रे को एक्सिस की तरफ कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्जिंग। और इसको हम कहते हैं ये डाइवर्जिंग सरफेस है, बिकॉज ये लाइट रे को एक्सिस से और ज्यादा डेविएट कर रही है, मतलब एक्सिस से इसका एंगल इंक्रीज कर रही है। डाइवर्जिंग सरफेस, कन्वर्जिंग सरफेस। अभी ऑप्टिकल साइन कन्वेंशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से बात करते हैं। जो फर्स्ट फिगर है जिसको हम कन्वर्जिंग कह रहे हैं, ये कन्वर्जिंग सरफेस। ऑप्टिकल साइन कन्वेंशन, फोकस पोल के राइट साइड है, पोल से फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ हुई, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? फोकल लेंथ पॉजिटिव। 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 पोल से फोकस तक का डिस्टेंस, स्टार्ट करिएगा पोल से और जाना है फोकस की तरफ, पोल से फोकस की तरफ ये डिस्टेंस लेफ्ट, ये भी फोकल लेंथ है। ये डिस्टेंस रे के अपोजिट होने की वजह से साइन कन्वेंशन में नेगेटिव जाएगी, ये पॉजिटिव है। यानी एक और सेकंड पॉइंट आ गया, जितने भी कन्वर्जिंग सरफेसेस होंगे आप ये कहोगे उनकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है, या वाइस वर्सा भी कह सकते हैं। कि अगर पॉजिटिव फोकल लेंथ है तो इसका मतलब सरफेस कन्वर्ज करेगी रे को, नेगेटिव फोकल लेंथ है इसका मतलब सरफेस डाइवर्ज करेगी रे को। नोट कर लेना इसको, कन्वर्जिंग सरफेसेस पॉजिटिव फोकल लेंथ, डाइवर्जिंग सरफेसेस नेगेटिव फोकल लेंथ। ये बड़े कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं। जैसे V के बारे में बताया है कि V पॉजिटिव आएगा और रिफ्रैक्शन है अगर तो रियल इमेज, V नेगेटिव है रिफ्रैक्शन है वर्चुअल इमेज। सिमिलरली F पॉजिटिव है कन्वर्जिंग, F नेगेटिव है डाइवर्जिंग। अब आता है कि इस फोकल लेंथ को हम कैलकुलेट कैसे करें, इसकी मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा इसके लिए। तो फॉर्मूला वही है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, μ2 डिवाइडेड बाय V माइनस μ1 डिवाइडेड बाय U इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय R। ये सिंगल फॉर्मूला पूरे चैप्टर में रहेगा। हम लोग कई बार ये चीज पढ़ चुके हैं यार कि जब रे अगर एक्सिस के पैरेलल आती है तो इसका मतलब हम क्या मानते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा गया होगा। रे प्रिंसिपल, हाँ, रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस को ऐसा माना जाता है कि इट इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, एंड दैट मींस कि वी कैन थिंक दैट द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। और हम इसमें u को इनफाइनाइट रख सकते हैं, टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो इसी फॉर्मूले में अगर हम u को इनफाइनाइट रख देंगे तो जो v है वो हमारा फोकल लेंथ कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें कोई नया फॉर्मूला नहीं करना है, इसी में आप u को इनफाइनाइट और v की जगह f, u इनफाइनाइट एंड v f। जब इसको सॉल्व करेंगे प्लेसिंग u इनफिनिटी एंड v इक्वल्स टू f, तो आपको फोकल लेंथ का एक रिजल्ट मिलेगा। वो रिजल्ट आएगा μ2 मल्टीप्लाइड बाय r डिवाइडेड बाय μ2 माइनस μ1। इतना आप खुद भी कर लो, u को इनफाइनाइट रख लो और v की जगह पर f रख करके देख लो, मिलेगा ऐसे यार। यस सर। यस। ठीक ठीक। अब एक और बात बताता हूँ जो स्टूडेंट्स को बड़ी कंफ्यूजन होती है, हम लोगों ने मतलब इतना सुन रखा है, क्या ये जरूरी है कि कॉनकेव सरफेस कन्वर्जिंग होती है, या फिर क्या ये जरूरी है कि कॉन्वेक्स सरफेस डाइवर्जिंग होती है। मतलब एक स्फेरिकल सरफेस कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, मतलब उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये किन बातों पर डिपेंड करेगा? सरफेस की कॉन्केविटी और कॉन्वेक्स नेचर पर, या फिर कॉनकेव कॉन्वेक्स के साथ साथ ये भी कि μ1 एंड μ2 में से कौन सी वैल्यू ज्यादा है कौन सी वैल्यू कम है। तो सभी पे करेगा भाई।
कॉनकेव या कॉन्वेक्स के हिसाब से आप रेडियस का साइन डिसाइड करोगे, और म्यू1 और म्यू2 में से कौन सी वैल्यू ज्यादा है उसके हिसाब से म्यू2 माइनस म्यू1 का साइन आएगा, बिकॉज अगर म्यू2 ज्यादा है तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव आएगा, म्यू2 कम है तो डिनोमिनेटर नेगेटिव आएगा। तो रेडियस का साइन भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि कॉनकेव कॉन्वेक्स ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लस ये भी इंपॉर्टेंट है कि म्यू2 और म्यू1 में से डेंसर वैल्यू कौन सी है, रेयर वैल्यू कौन सी है। तब जाकर के आप सोच, तभी जाकर के ये कैलकुलेट किया जा सकता है कि फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी या फिर नेगेटिव आएगी। मतलब इसमें इंट्यूटिव आंसर मत देना, कॉनकेव देख करके ये मत कह देना कि ये कन्वर्जिंग, या कॉन्वेक्स देख करके ये मत सोचिएगा कि ये डाइवर्जिंग। और प्लस फॉर्मूले के साथ आपको इसका फिजिकल मतलब पता होना चाहिए कि फोकल लेंथ हमें बेसिकली कौन सी लेंथ होती है। एज एग्जांपल, अब इसकी एप्लीकेशन देखो। एज एग्जांपल मान लीजिए आपके पास कॉन्वेक्स सरफेस है और लेफ्ट साइड पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है और राइट साइड पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 एंड रेडियस गिवन इज 20 सेंटीमीटर। अगर कहा जाए कि इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, क्वेश्चन इज फाइंड द फोकल लेंथ। सीधा सा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी फोकल लेंथ ऑफ दिस स्फेरिकल सरफेस। फॉर्मूला बगल में, क्या बनेगा आंसर इसके हिसाब से। देखो अगर हम इसका सोल्यूशन निकालें फॉर्मूले के हिसाब से, -40 देखिए एक से ये जो म्यू1 म्यू2 लिखे हैं ना, इन पर कंफ्यूज मत करना। मैं इनको हटा देता हूँ, 1 2 हटा देता हूँ, क्योंकि एक्चुअली हमें एज स्टूडेंट बार बार बोल रहे हैं, हमें कंफ्यूजन जो है वो इस बात को लेकर के होती है कि कौन सा म्यू1 है कौन सा म्यू2। देखो मिरर्स में क्या होता है ना, अगर आप मिरर की बात करो तो मिरर में और इसमें एक डिफरेंस है। मिरर में एक साइड पर पॉलिश की जाती है, तो इसमें आप रे इसी साइड से मिरर पर जा सकती है, दूसरे साइड से रे मिरर पर नहीं आ सकती। बैक साइड पर पेंट कर देते हैं, उसको पॉलिश कर देते हैं, बट इसके अंदर तो ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। हम रे इस तरफ से भी ट्रेवल करवा सकते हैं, रे इस साइड से भी आ सकती है, और क्वेश्चन में ये तो बोला नहीं है कि कौन से साइड से रे आ रही है। क्वेश्चन में सिर्फ ये कहा गया है कि फाइंड द फोकल लेंथ। तो इसके एक्चुअल में दो सॉल्यूशंस आएंगे। अगर रे लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रही है, लेफ्ट टू राइट साइड की तरफ, तो जब आप लेफ्ट साइड से राइट साइड जाओगे तो पहले ये वाला मीडियम आएगा, बाद में ये वाला मीडियम आएगा, यानी कि म्यू1 3 होगा और म्यू2 2 होगा, लेफ्ट टू राइट। और उस केस में अगर हम फोकल लेंथ निकालते हैं, म्यू2 लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहे हैं, तो म्यू2 की जगह 2 रखेंगे, ऑब्वियसली म्यू1 की जगह 3, और आर का साइन क्या रखेंगे, आर 20 है, बट उसके आगे पॉजिटिव या नेगेटिव ये देखना पड़ेगा आपको। तो इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्वियसली इसको अगर आप पूरा स्फीयर बनाओगे तो इसका सेंटर राइट साइड पर है। तो जब लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएंगे, तो सेंटर राइट साइड की तरफ है। साइन कन्वेंशन के हिसाब से वो प्लस है, यानी यहाँ पर +20। फाइनली इसका जो आंसर आ जाएगा वो 20 इंटू 2 40 माइनस, मतलब कुल मिलाकर के -40 सेंटीमीटर। अब इसको क्या कहें, ये कन्वर्जिंग सरफेस है या डाइवर्जिंग सरफेस? डाइवर्जिंग। ये सरफेस रे को डाइवर्ज करेगी, जिसका फिजिकल मतलब ये हुआ कि अगर कोई रे लेफ्ट साइड से आएगी पैरेलल, क्योंकि ये डाइवर्जिंग है तो ये उनके बीच को और उनका सेपरेशन इंक्रीज करेगा, डाइवर्ज करेगा, उनको स्प्रेड कर देगा। लाइट की इंटेंसिटी में कोई फर्क पड़ेगा? अगर ये रे को डाइवर्ज कर रहा है, मतलब कि रे जो कॉन्सेंट्रेटेड थी एक पैरेलल बीम के फॉर्म में, वो फैल जाएगी, तो लाइट एक ज्यादा एरिया पर फैलेगी, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट लेफ्ट साइड और राइट साइड पर सिमिलर आएंगी, या फिर किसी एक साइड पर ज्यादा कम भी हो सकता है? तो राइट साइड पे कम हो, राइट साइड पे कम होगा, क्योंकि इधर लाइट स्प्रेड हो रही है, जितना ज्यादा लाइट स्प्रेड करोगे उसका इंटेंसिटी कम। ओके, सो इट इज डाइवर्जिंग। सेकंड केस, रे राइट साइड से लेफ्ट साइड पे तो जा सकती है। उस केस में अगर रे इधर से राइट वाले साइड से लेफ्ट वाले साइड की तरफ जाए, ऐसे,
तो जब राइट साइड से आएंगे तो पहले हमको ये वाला मीडियम मिलेगा, यानी ये म्यू1 होगा, और फिर ये वाला म्यू2 होगा। और तब उस केस में फोकल लेंथ जब कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए म्यू2 इज 3 होगा, 3 माइनस 2, और रेडियस है तो वो 20 ही, बट उसके आगे साइन चेक करेंगे, माइनस माइनस, क्योंकि जब इधर से रे आएगी इस साइड से और इधर से रे उधर की तरफ जाएगी तो इधर पॉजिटिव साइड का आ जाएगा, इधर नेगेटिव, यानी कि सेंटर नेगेटिव साइड पर है, तो उसका रेडियस -20। अब इसकी जो वैल्यू मिलेगी आपको, ये -60 आएगा, अगेन माइनस आ रहा है, यहां भी माइनस था, यहां भी माइनस है, मतलब कि इधर भी डाइवर्जिंग, इधर भी डाइवर्जिंग, यानी कि इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा आपको कि रे के ट्रेवल करने की डायरेक्शन कौन सी है, रे इस तरफ ट्रेवल करे चाहे इधर से ट्रेवल करे, किसी भी डायरेक्शन में रे ट्रेवल करे, नेचर डाइवर्जिंग ही रहेगा। एक पर्टिकुलर स्फेरिकल सरफेस का एक पर्टिकुलर मीडियम के केस में नेचर ऑफ सरफेस इस बात के इंडिपेंडेंट होती है कि रे ट्रेवल कौन से साइड से कौन से साइड की तरफ कर रही है, डाइवर्जिंग नेचर, इसीलिए नेचर नेचर बोल रहे हैं। तो इसको भी आप नोट करोगे, पर्टिकुलर द नेचर ऑफ अ पर्टिकुलर सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ रे, लेकिन फोकल लेंथ की न्यूमेरिक वैल्यू ऑब्वियसली डिफर कर रही है, 40 एंड 60 आ रही है न्यूमेरिकल वैल्यू। फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड पार्ट इस बात पे डिपेंड करेगा कि रे कौन से साइड से जा रही है, साइन ऑफ फोकल लेंथ डिपेंड नहीं करेगा, अगर इधर से नेगेटिव फोकस आएगा तो इधर से भी नेगेटिव फोकस ही आएगा। और इनके फिजिकल मतलब क्या हुए, -40 एंड -60 के फिजिकल मतलब, अगर हम इसको डायग्राम पे दिखाएं, ये रे जो डाइवर्ज हुई है इसको अगर हम बैक साइड पर एक्सटेंड करेंगे और इधर भी इसको बैक साइड एक्सटेंड कर दें तो ये दोनों रेज जिस पॉइंट पर मिल रही है यही चीज बाय डेफिनेशन फोकस है, और पोल से इसका डिस्टेंस माइनस की वजह से ये लेफ्ट हो रहा है, न्यूमेरिकली 40, यानी कि फोकस और पोल के बीच में ये डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है। और यहीं पर अगर रे का डायरेक्शन चेंज कर देते फॉर द सेम सरफेस, सेम रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, सिर्फ एक काम कर दे, रे इधर वाले साइड से लाए, नेचर स्टिल डाइवर्जिंग है तो अभी भी ये रे डाइवर्ज होगी, इधर डाइवर्ज होगी, इधर डाइवर्ज होगी। क्या बता पाओगे यहाँ पर डाइवर्जेंस ज्यादा है या यहाँ पर डाइवर्जेंस ज्यादा है, मतलब कहाँ पर लाइट ज्यादा स्प्रेड कर रही है? और उसका आंसर फोकल लेंथ की न्यूमेरिक वैल्यूज है, यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 60, मतलब कि डाइवर्ज होने के बाद जब इनको एक्सटेंड करके पीछे लेके जाओगे तो ये जिस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं ये फोकस हुआ, लेकिन ये फोकस पोल से 60 सेंटीमीटर पे। कौन सा ज्यादा डाइवर्स है, ये वाले ज्यादा डाइवर्स है या फिर ये वाले ज्यादा डाइवर्स है? फर्स्ट केस 40 द फर्स्ट 40 वाला, हाँ, ये इसकी डाइवर्जेंस ज्यादा हुई है। मतलब कि अगर मैं क्वेश्चन में यही पूछ लूं, सेम इंटेंसिटी की लाइट, सेम इंटेंसिटी की लाइट यहाँ भी थी और सेम इंटेंसिटी की लाइट यहाँ पर भी थी, बट क्योंकि ये ज्यादा डाइवर्ज हो रहा है तो यहाँ पर इंटेंसिटी ज्यादा फॉल करेगी, और ये रिलेटिवली कम डाइवर्ज हो रहा है तो यहाँ पर इंटेंसिटी रिलेटिवली कम फॉल करेगी। मतलब अगर आने वाली लाइट की इंटेंसिटी को हम आई डिनोट कर दें और रिफ्रैक्टेड रे की इंटेंसिटी को यहाँ पर I1 डिनोट कर दें, फिर इधर से आने वाली इंटेंसिटी I कर दें और रिफ्रैक्टेड वाले को I2 कर दें, और I1 और I2 का कंपैरिजन करना होगा, इंटेंसिटीज को कंपेयर करना होगा। तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी I है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि पैरेलल बीम है। डाइवर्ज होने से इंटेंसिटी कम हुई, इधर भी कम हुई, लेकिन ये ज्यादा डाइवर्ज है, इसमें इंटेंसिटी ज्यादा कम हो जाएगी, यानी कि I is more than I2 and is more than I1. Comparison of the intensities. क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes, sir. अच्छा, बाकी लोग बताओ, क्लियर है? Yes, sir. Clear है। Yes, sir. यस
अब एक और बात सुनो, तो एक बात क्लियर बैठा रहे, नेचर ऑफ सरफेस अगर डाइवर्जिंग है तो फ्रॉम बोथ साइड इट इज डाइवर्जिंग, एंड इफ इट इज कन्वर्जिंग देन इट इज कन्वर्जिंग फ्रॉम बोथ साइड। ये ऑब्वियसली है, अ सरफेस हैज टू फोकल लेंथ्स, अ स्फेरिकल सरफेस हैज टू फोकल लेंथ्स डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ रे, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, उसके हिसाब से फोकल लेंथ की वैल्यूज अलग अलग आएगी ना। इसके बाद एक रिवर्सिबिलिटी का भी कंसेप्ट है। जो रिफ्रैक्टेड रेज है, अगर इसी डायरेक्शन से इंसिडेंट रे आती, सेम डायरेक्शन से रे अगर रिवर्स कर दो आप और इंसिडेंट कराओ, जिस डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट हुआ था उसी डायरेक्शन में उल्टी रिवर्स कर दे और रिवर्स करके रे को इंसिडेंट कराएं, तो ये अपने रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करेगी, यानी कि इसके बाद ये रे पैरेलल जाएगी। सेम चीज यहां पर भी होगी, अगर ये इंसिडेंट रे है और यहां से अगर आप इसको वापस भेज रहे, इधर से वापस भेजें, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये वापस पैरेलल बीम कन्वर्ट हो जाएगी। क्या अभी हमने डाइवर्ज किया है या कन्वर्ज किया है, इसको बहुत ध्यान से समझो। जी बताओ। ये ना टॉपिक वैसे तो लोगों को लगता है बहुत इजी है, मतलब कि कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस काफी आसान लगता है। हम लोग कह रहे हैं ऐसे रे भेज रहे थे, ये कन्वर्जिंग बीम है या डाइवर्जिंग बीम है, सोच के देखिए जरा। ये दोनों रेज अगर अगर रिफ्रैक्शन नहीं हुआ होता, यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं हुआ होता, तो ये दोनों रेज आगे जाकर के कहीं ना कहीं मिल जाती, बट इसकी वजह से ये दोनों रेज पैरेलल हो गई। ये बताओ, डाइवर्स किया है कन्वर्स किया है इसको? Diverge. Diverse. डाइवर्स हुआ है, डाइवर्स हुआ है। देखिए, क्योंकि सिंपल सा ध्यान रखो, अगर आप ये रे तो एक्सिस की तरफ जा रही थी ना, टुवर्ड्स एक्सिस जा रहे थे, अब आप एक्सिस से ऊपर निकल गए, इधर जा रहे थे ऊपर चले गए, अपोजिट चले गए, अभी भी डाइवर्ज किया है, तो नेचर तो डाइवर्जिंग है ही है, इसका बार बार प्रूफ हो चुका है, चाहे कैसी भी रे आएगी वो डाइवर्ज ही कर रहा है इसको। ये स्पेसिफिक केस है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है, ये पॉइंट Focus. फोकस कौन सा, 40 वाला या 60 वाला? तो भाई इस पॉइंट, मान लो कहा जाए कि ये जो पॉइंट है ये x सेंटीमीटर, ये न्यूमेरिकल्स आते हैं जैसे, सपोज ये x है और आपको x की वैल्यू निकालनी है, और सपोज ये रेडियस हम बदल रहे हैं, रेडियस 40 है, फ्रेश न्यूमेरिकल 40 सेंटीमीटर रेडियस है, ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो एक बात और देखो, हमें सिर्फ इस वाले फॉर्मूले को ध्यान रखना है, फोकल लेंथ भी ध्यान रखनी है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, और अपने ऑब्जेक्ट और इमेज की डेफिनेशंस को ध्यान रखो। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, जो रे इंसिडेंट कराई गई है उसका इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों रेज इंसिडेंट है, ये दोनों इंसिडेंट रेज जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुई है या इंटरसेक्ट होने वाली थी, इंसिडेंट रेज जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो गई या होने वाले थे, यही पॉइंट ऑप्टिक्स में बाय डेफिनेशन ऑब्जेक्ट है, और ये पोल से एक्स डिस्टेंस राइट साइड यानी कि पॉजिटिव, तो इसमें u की जगह पर आप प्लस एक्स रखो, नाउ v की जगह। अगेन रिफ्रैक्टेड रेज जहां पर इंटरसेक्ट होंगी वो इमेज है, यहां पर रिफ्रैक्टेड रेज पैरेलल है, रिफ्रैक्टेड रेज पैरेलल है, इसका मतलब ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो हम ये मानेंगे कि ये इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगे कहीं, तो इमेज डिस्टेंस इन्फिनिटी रखेंगे। μ2 2, μ1 3, 2 - 3। अब आते हैं रेडियस के पास, 40 सेंटीमीटर, साइन कन्वेंशन, सरफेस को कंप्लीट करो,
सेंटर तो उसका पॉजिटिव साइड प्लस +4 निकाल लीजिए x क्या वैल्यू है। +1. जो भी है आया, मतलब इसको कैसे, इसको यूज कैसे करना है ये बता रहा हूँ आपको। फोकल लेंथ के टाइम पर हमने u इनफिनिटी रखा था और v को f रखा था, यहाँ पर उल्टा कर, यहाँ पर v इनफाइनाइट है और u की जगह जो डिस्टेंस है वो निकाल लेंगे। एक्चुअल में ये फोकस ही है। क्लियर होगा तो हटाने। Yes. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। इसको बहुत फास्ट अगर आप लोग समझ गए हो तो बस उसको कंफर्म करने के लिए जस्ट इतना बताओ, ये कन्वर्जिंग सरफेस है या डाइवर्जिंग सरफेस है? क्या ज्योमेट्री से बता सकते हैं, सरफेस की ज्योमेट्री देख करके कि ये कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग? नहीं। कैसे पता लगाएंगे सरफेस कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है? ज्योमेट्री से तो मालूम चलता नहीं है कि कॉनकेव कॉन्वेक्स देख करके बता दो, उससे नहीं मालूम चलता। इसी का आंसर अभी दिया था, फोकल लेंथ कैलकुलेट करके। फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे जिसके लिए फॉर्मूला है μ2r/μ2-1। इसको कैलकुलेट करके देखो कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। μ2 तो ऑब्जेक्ट की साइड से पता करेंगे। नहीं, इसके दोनों आंसर देने पड़ते हैं एक्चुअली। आपको दोनों दोनों ही तो आंसर same ही देने आएगा। पड़ेंगे कि अगर लेफ्ट टू राइट नेगेटिव और राइट टू लेफ्ट पॉजिटिव। ये हो ही नहीं सकता, ये तो समझा रहा हूँ, ये हो ही नहीं सकता कि डिफरेंट साइड पर फोकल लेंथ का साइन बदल जाए, ये नहीं हो सकता कभी। अगर एक साइड से पॉजिटिव आएगा तो दूसरे साइड से भी पॉजिटिव आएगा, वैल्यू बदल सकती है, एक तरफ से 10 आ जाए, एक तरफ से 20 आ जाए, ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि प्लस आए और माइनस आए, पॉसिबल ही नहीं है। सर लेफ्ट टू राइट Positive आ पॉजिटिव रहा आ रहा है। पॉजिटिव। अच्छा, एक मिनट, लेफ्ट टू राइट जाने पर हम बताइए μ2 क्या रख रहे हो आप? 2. 2 तो 2 माइनस 4 और r का साइन बताओ। minus -20। -30 सेंटीमीटर रेडियस, तो ये पॉजिटिव आएगा। yes यस ना राइट टू लेफ्ट आओ, अगर राइट से लेफ्ट जाते हैं देखिए, तो राइट से लेफ्ट जाने पर μ2 भी तो बदलेगा भाई, रे के डायरेक्शन पलटोगे तो μ1 μ2 भी तो बदल जाएंगे। राइट साइड से जब जाएंगे तो पहले तो आपको ये वाला मीडियम आएगा, बाद में ये वाला मीडियम आएगा, तो जो मीडियम बाद में आ रहा है वो 2 है, जो पहले आ रहा है वो 1 है, तो न्यूमरेटर में 2 की जगह 4 हो गया और यहाँ 2 - 4 की जगह 4 - 2 हो गया, लेकिन साथ में रेडियस का साइन चेंज हो जाएगा। जब रे इस साइड से आएगी तो इसका सेंटर तो पॉजिटिव साइड में दिखेगा +30। इसीलिए कह रहा हूं कि फोकल लेंथ का साइन इसलिए नहीं बदल सकता, आर का भी साइन चेंज होगा और यहाँ पर μ2 μ1 भी पलट जाएंगे, जो पहले μ2 था वो μ1 बन जाएगा, जो पहले μ1 था वो μ2, तो यहाँ भी साइन चेंज होगा, ऊपर भी साइन चेंज होगा। जब दोनों जगह साइन चेंज होगा तो फोकल लेंथ तो वैसे ही आ जाएगा, उसका साइन एडजेटिव रहेगा आपका। नहीं ऐसा नहीं आ गया सर। इसका। अच्छा, तो ये +30 आ रहा है और इधर से देखेंगे अगर कैलकुलेट करके तो ये 2 + 60 आएगा। 60. ये ध्यान रखना, साइन बदल ही नहीं सकता कभी, अगर बदल रहा है तो कहीं कोई गलती कर दी हमने। तो दिस सरफेस हैज अ फोकल लेंथ 30 और 60 डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ रे, उसके हिसाब से होगा या तो 30 या तो 60। अगर आपके पेपर में या असाइनमेंट्स में रे की डायरेक्शन दिखा दी गई है
तो जो डायरेक्शन दिखाई गई होगी उस हिसाब से हम कोई एक पर्टिकुलर आंसर देंगे। अगर रे का डायरेक्शन नहीं दिखाया गया है तो हमें दो आंसर बताने पड़ेंगे कि फोकल लेंथ ये दोनों हो सकते हैं। और पॉजिटिव आया है इसका मतलब ये कन्वर्जिंग सरफेस, ये रे को कन्वर्ज करेगी। मतलब कि अगर हम पैरेलल रे भेजेंगे तो ये सब कन्वर्ज होंगे आगे। कितने डिस्टेंस पे कन्वर्ज होंगे वो 30 या 60 वो डिपेंड करेगा कि इधर से जा रहे हो या इधर से आ रहे हो। हटा रहे हैं स्क्वायर। Yes. अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोकल लेंथ के बाद एक और क्वेश्चन पूछते हैं इसमें पावर का। इसका क्या फॉर्मूला होता है पावर के लिए? पावर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए कोई फॉर्मूला पहले से अगर याद हो बोलो, बताएं वो सही है कि गलत है। बताओ। Sir, mu2 minus mu1 by r. चलो बताते हैं। नई आइडिया कोई? सर फोकल लेंथ इनवर्स कर दे। 1 लेकिन वो लेंसेस में होता है। ये बात समझिए कि ये ना आप जो पढ़ रहे हो वो एक सिंगल सरफेस पढ़ रहे हो, सिंगल स्फेरिकल सरफेस, और लेंस में दो सरफेस होती है। इसकी फोकल लेंथ की जो और इवन लेंस में भी 1/f तो डिफाइन नहीं है। पावर ऑफ अ सिंगल स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, सिंगल स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस mu2 डिवाइडेड बाई f। फॉर्मूला ये है। या फिर अगर रेडियस के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इट इज mu2 माइनस mu1 डिवाइडेड बाय r। सिंपल सा फॉर्मूला देने के, यही पावर है। mu2 माइनस mu1 डिवाइडेड बाय r डिफाइंड एज पावर, जिसका फिजिकल मतलब क्या होता है? पावर का फिजिकल मतलब क्या है? Sir, the tendency to converge or diverge a light. हाँ, मतलब कितना स्ट्रांगली कन्वर्स कर सकते हैं या फिर कितना स्ट्रांगली डाइवर्स कर सकते हैं, मतलब रे को कितना ज्यादा बेंड कर सकते हैं, वो बेसिकली पावर बताता है। डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस, अप टू व्हाट एक्सटेंट द रे कैन बी कन्वर्ज्ड। अभी हम न्यूमेरिकल वैल्यू में एंटर नहीं कर रहे, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है। मैं दो डायग्राम सामने बना रहा हूं। हमने एक रे भेजी और वो कुछ कन्वर्ज हुई, यहाँ भी एक रे भेजी और वो बहुत बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे जाकर के कन्वर्ज हुई। ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस। विदाउट कैलकुलेशन आप बता सकते हो इनमें से कौन से सरफेस में पावर ज्यादा है? First वाला। फर्स्ट वाला। मतलब जितना पोल के नियर कन्वर्ज करोगे आप, नियर टू द पोल जितना कन्वर्जेंस आएगी, इसीलिए कहते हैं फोकल लेंथ के इनवर्स प्रोपोर्शन में लेंस में। जितना ज्यादा बेंड करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पर अगर नोटिस किया है तो ये वाला एंगल ज्यादा होगा। अगर हम इसको θ1 डिनोट कर दें और यहाँ से जो डाइवर्ज हुए वो एंगल θ2 कह दीजिए, तो डायग्राम से साफ दिख रहा है आपको कि θ1 इज मोर देन θ2। जितने ज्यादा एंगल से डेविएट करेंगे उतना ही आप कह सकते हो कि इसमें ज्यादा पावर है। फर्स्ट केस की पावर इज मोर देन पावर इन द सेकंड केस। ये हो गया फिजिक्स के हिसाब से। फिजिकली इसका मतलब ये है, बट मैथमेटिकली अगर पूछा जाए कि पावर का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, तो मैथमेटिक्स में जाओगे तो पावर का न्यूमेरिकल वैल्यू इससे दे देते हैं v2 माइनस v1 बाई r। आप एक और बात देखिए, हम लोगों ने कोई एक सरफेस एग्जांपल, अगेन एक एग्जांपल, refractive index on one side is 2, other side refractive index is 4 and the radius is 60 centimeter. Now the simple question is find the power of this surface.
फाइंड द पावर ऑफ सरफेस। फिर वो डाउट आएगा लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। है नहीं, लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, और पावर का ये फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, क्या रखें म्यू2 की जगह पर? लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, म्यू2 की वैल्यू क्या रखेंगे? 2 रखें या 4 रखें? 4 4 -2। और आर बताइए प्लस में कि माइनस में? 60 सेंटीमीटर जो होगा वो Plus. प्लस 60। लेकिन एक बात आपको याद दिला दें कि पावर कैलकुलेट करते वक्त जो रेडियस की वैल्यू रखी जाती है वो हमेशा इन मीटर्स रखी जाती है, ये एक कन्वेंशन है। और तभी हमारा पावर अपने प्रॉपर यूनिट्स डायप्टर्स में आएगा। तो 60 सेंटीमीटर है अपॉन 100 और करेंगे इसको। अब कुल मिलाकर के कितना आएगा देखते हैं। 200/60, 20/6 यानी कि 10/3 यानी कि प्लस अप्रोक्सीमेटली 3.33 डायप्टर्स। चेक कर लेना तो कैलकुलेशन मेरी देख लो सही है कि नहीं। Yes. अगर राइट से लेफ्ट जाते तो पावर इक्वल टू, राइट साइड से अगर आते, राइट साइड से लेफ्ट साइड जाते तो पहले 4 आएगा फिर 2 आएगा, यानी कि म्यू1 4 है, म्यू2 2 है, म्यू2 2 माइनस म्यू1 4। बट एक और चीज होगी, रेडियस। जब Yes. लेफ्ट से राइट जाओगे तो रेडियस का साइन बदलेगा, और अपॉन 100 टू कन्वर्ट इनटू मीटर्स। बड़ा अजीब सी चीज आएगी, फिर सेम वैल्यू आएगी। चेक करो अगेन ये 3.33 आएगा, और प्लस नहीं आएगा। ठीक है, Yes. इसका मतलब क्या पावर भी इस बात पर डिपेंड करता है कि रे कौन से साइड से जा रही है। फोकल लेंथ के बारे में तो बताया, देखिए पहले एक बार समराइज करो। फोकल लेंथ का साइन ऑफ फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव, वो तो इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा था कि रे कौन से साइड से आ रही है, लेकिन फोकल लेंथ की न्यूमेरिक वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि रे कौन से डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। बात करो पावर की, पावर का साइन भी सेम आ रहा है और उसकी न्यूमेरिक वैल्यू भी सेम आएगी। मतलब एक पर्टिकुलर सरफेस की यूनिकली डिफाइंड पावर होती है, पावर यूनिकली डिफाइंड है। उस टाइम पर ये क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती इधर से इधर जाना है या इधर से इधर जाना है। फॉर बोथ साइड सरफेस हैज सेम पावर इन साइन एंड इन मैग्नीट्यूड। आप सोचिए, देखो अगर हमने पावर को 1/4 फोकल लेंथ लिखा हो और फोकल लेंथ लेफ्ट टू राइट में अलग आती है, राइट से लेफ्ट में अलग आती है, तो अगर हमारा पावर वाकई में 1/f होता है, अगर वो 1/f वाला फॉर्मूला सही है, मान हमने तो उस पर क्वेश्चन मार्क उठा रखा है कि लेंथ के केस में भी वो प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है, तो इसका मतलब तो ये होता है कि इधर से जाने पर अलग पावर आएगी, इधर से जाने पर अलग पावर आएगी। और पावर हिंदी में एक तरीके की ताकत को बताता है। पावरफुल मतलब ताकत, तो ताकत कैसे बदल सकती है भाई किसी सरफेस की? पावर का मतलब होता है एबिलिटी टू डू सम वर्क, तो आपकी वर्क करने की एबिलिटी तो वैसी रहेगी। तो ये भी ध्यान रखना, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा कंफ्यूजिंग है। फोकल लेंथ is dependent upon the direction of ray but the power is independent of the direction of ray। और पावर में साइन भी इंडिपेंडेंट है और वैल्यू भी इंडिपेंडेंट है। और पॉजिटिव पावर आने का मतलब फिर से एक बार, अगर पावर पॉजिटिव आई है तो आप सिर्फ ये कंक्लूड करेंगे कि ये कन्वर्जिंग है, नेगेटिव पावर आएगी तो ये डाइवर्जिंग। ठीक है जी, बढ़े आगे अब।
Yes. Yes. ये नोट कर लीजिएगा, अपने कहीं नोट कर लेना कि पावर इंडिपेंडेंट, पावर इज यूनिकली डिफाइंड। फोकल लेंथ यूनिकली डिफाइंड नहीं है, बट पावर यूनिकली डिफाइंड है। और अभी पेपर में क्वेश्चन भी तो फॉर्मूले टाइप ही आ रहे। अभी मेंस का एक पेपर मैंने देखा था, तो प्रिज्म के ऊपर क्वेश्चन था, डेविएशन के ऊपर, मेरे ख्याल से 22 वाली शिफ्ट में। Yes. बड़ा आसान, बहुत ही इजी क्वेश्चन, मतलब जस्ट अगर फॉर्मूला पढ़ा है तो आराम से हो जाता है ना? तुम लोग भी ट्राई करके देखो, अगर किसी का शिफ्ट रहा होगा, नहीं रहा होगा तो पेपर डाउनलोड करके एक बार अटेम्प्ट करो, तो एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम पर हम लोग भी कर लेंगे ऐसे। जैसे अभी आपको पावर बताया, फोकल लेंथ बताया, सिर्फ इतना ही ध्यान रखिए, अभी जो मेंस का लेवल चल रहा है वो इससे ऊपर नहीं जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि लोगों को कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है। आप जैसे कई सारे लोगों को पावर का फॉर्मूला यही पता है, वो 1/f, या बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि फोकल लेंथ की 2 वैल्यूज आ सकती है। नेक्स्ट पार्ट, कुछ प्रॉब्लम्स और देखो। अच्छा सॉरी, हाँ एक और डेरिवेशन बचा है। नेक्स्ट पार्ट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन। ये बार बार लीनियर मैग्निफिकेशन वर्ड जानते हो क्यों लिखते हैं? बार बार लिखते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, सिर्फ मैग्निफिकेशन भी तो लिख सकते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जब पढ़ोगे ना आप, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, तो वहां पर मैग्निफिकेशन की सेकंड कैटेगरी आती है, और वो कहलाती है एंगुलर मैग्निफिकेशन। इसीलिए बार बार ये हाईलाइट करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज को कंपेयर किया जाता है। तो कोई एक एग्जांपल लेते हैं, सरफेस ऑफ रेडियस आर डिवाइडिंग टू मीडियम्स mu1 एंड mu2, और लीनियर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन वही है जो मिरर में है, उसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे कि सिंपली डिफाइंड एज द इमेज साइज बाय द ऑब्जेक्ट साइज। मिरर में, लेंसेस में और सिंगल स्फेरिकल सरफेस, उन सब में यही डेफिनेशन है, इमेज साइज बाय द ऑब्जेक्ट साइज। तो अगर हम मान लें कि हमने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा, लेट से ए बी, उसकी कुछ हाइट है एच ओ, और इसकी कोई इमेज फॉर्म होगी। अब इमेज कैसे फॉर्म करते हैं वो दिखा दे, रे डायग्राम्स कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हो कि जो ऑब्जेक्ट का टिप पॉइंट है, टिप ऑफ ऑब्जेक्ट, वहां से एक रे, टिप ऑफ ऑब्जेक्ट यहां से एक रे पोल पर लेके जाए, और वो कुछ ना कुछ तो डेविएट करेगी। मीडियम बदलने पर रे डेविएट होती है, यही बेसिकली रिफ्रैक्शन। तो ये रे कुछ डेविएट कर गए, मान ले सपोज ऐसे डेविएट कर गई, किधर डेविएट करेगी वो एक्चुअल में तो डिपेंड करेगा कि mu1 mu2 में से कौन सा ज्यादा है। मैंने रैंडमली चूज कर लिया कि ऐसे डेविएट। और एक रे कौन सी दिखाते हो आप? इमेज कंस्ट्रक्शन करने के लिए 2 रे चाहिए होती है, मिनिमम 2 रेस। तो एक रे तो हमने ये दिखाई, एक और रे हम दिखाएंगे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है उसमें कोई डेविएशन नहीं, वो एज इट इज आगे बढ़ेगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे बिना डेविएशन के चलती है, और ये वाली रे जो ऊपर से आई थी ये डेविएट हुई थी। दोनों रेज किसी पॉइंट पर कट कर गए, और ये पॉइंट टिप पॉइंट ए की इमेज है, यानी कि ए डैश, इमेज ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए की इमेज यहां बनती है, और बी वाला पॉइंट जो कि टेल ऑफ ऑब्जेक्ट है, बी वाले की इमेज एक्सिस पर ही बनेगी, बिकॉज बी इज ऑन द एक्सिस, सो इमेज विल आल्सो बी ऑन द एक्सिस। जितने पॉइंट एक्सिस पर है उनकी इमेज एक्सिस पर रहेगी, जो पॉइंट एक्सिस के ऊपर है उनकी इमेज एक्सिस के ऊपर भी बन सकती है और एक्सिस के नीचे भी बन सकती है, और ये कंफर्म करते हैं इरेक्ट इमेज या इन्वर्टेड इमेज के।
एक्सेस पर जो पॉइंट है उनकी इमेज आप एक्सेस पर ही दिखाइए। एक्सेस के ऊपर या एक्सेस के नीचे अगर कोई पॉइंट है तो उसकी इमेज सेम साइड भी बन सकती है और अपोजिट साइड भी बन सकती है। तो बी की इमेज जस्ट यहां पर दिखाएंगे बी डैश, और फिर इनको आप कनेक्ट कर दो। ये आप कह सकते हो कि इमेज बन गई। इसकी हाइट को एच आई मान लें। और बड़ा सिंपल वे में निकाल सकते हैं इसको, डेरिवेशन यहां पर करके दिखा देते हैं। ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई मान लें और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर मान लीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, तो बड़ा सिंपल वे में tan of I in a very simple way is this AB upon, इसको पोल कर देते हैं P, this is AB divided by PB, एंड इधर वाले ट्रायंगल से tan of R निकाल लें अगर, tan of R तो A डैश B डैश एंड डिवाइडेड बाय PB डैश, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। और एक अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे यहाँ पर, अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे कि हमारे सभी रेज पैरा एक्सियल है और वो प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल सबटेंड कर रही हैं, एंगल आई या फिर एंगल आर, ये सभी स्मॉल एंगल्स। कभी कभी क्वेश्चन क्रिटिकल भी आ जाता है, वो इतना ही पूछ लेते हैं कि जो फॉर्मूला है ये यूनिवर्सल है सभी केसेस में या कुछ लिमिटेशंस है। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो लिमिटेशंस पढ़ने जा रहे हैं, लिमिटेड फॉर्म। Assuming that angle I and angle R both are tending to 0 and using mathematics for small angles, tan of theta is almost similar to sin of a theta when theta tends to 0, almost बराबर वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पर जो tan I है और जो tan R है इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं sin I और sin R से, मतलब अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे तो tan ऑफ I को लिख सकते हैं sin ऑफ I, और अप्रोक्सीमेशन यूज करने पर इसको लिख सकते हैं sin ऑफ R, और अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे रिलेशन कुछ ऐसा आ जाएगा, AB अपॉन PB डिवाइडेड बाय A डैश B डैश अपॉन PB डैश। तो यहाँ पर PB डैश अपॉन A डैश B डैश, और RHS पर sin I बाय sin R, जो कि स्नेल्स लॉ यूज करेंगे उसके लिए। sin I बाय sin R अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ विल बी mu2 डिवाइडेड बाय mu1। अब AB को क्या रखें, तो AB इज हाइट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसको हम HO रखेंगे, और क्योंकि ये हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है जो पॉजिटिव साइड होती है तो प्लस HO रखेंगे। PB पोल से B तक का डिस्टेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से U डिनोट करेंगे साइन कन्वेंशन के हिसाब से माइनस। PB डैश पोल से इमेज तक के डिस्टेंस V पॉजिटिव है, A डैश B डैश इमेज का साइज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है नेगेटिव है माइनस HI। आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इससे जो आपका आंसर बनता है HI अपॉन HO इज mu1 बाय mu2 V बाय U, और बाय डेफिनेशन HI बाय HO को ही मैग्निफिकेशन कहा गया है, लीनियर मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स वाली। तो ये लीनियर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का डेरिवेशन एक तरीके से कर सकते हो। देखो हम लोग को डेरिवेशन से कोई मतलब बहुत ज्यादा है नहीं, बट फिर भी इसको इसलिए कराया था, कभी कभी क्या होता है हम लोग भूल जाते हैं, फॉर्मूले भूल जाते हैं।
तो डेरिवेशन करे रहने से फायदा ये होता है कि अगर बाई चांस भूल गए और इमरजेंसी कंडीशन में आपको मान लो कि यही क्वेश्चन करना ही है तो डेराइव भी कर सकते हैं वहां पर। सो लीनियर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स याद है आप लोग को, मिरर में ट्रांसवर्स वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पर? ट्रांसवर्स वर्ड जो लगा रहे हैं वो उसके पीछे का रीजन क्या है? लीनियर क्यों लगा रहे हैं? पहली बात तो ये तो हम साइज लेंथ को कंपेयर कर रहे हैं इसलिए लीनियर है। ट्रांसवर्स वर्ड से बोल रहा हूँ ऑब्जेक्ट का जो ओरिएंटेशन है वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसी को ट्रांसवर्स बोलते हो। ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस इज द ट्रांसवर्स ऑब्जेक्ट। इमेज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज द ट्रांसवर्स इमेज। साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो फाइंड कर रही हो मैग्निफिकेशन μ1 by μ2 into v by u, ये हमको यूज करना है, मतलब ये याद रखना है आपको। चलिए अब एक बार बताओ, अभी जो डायग्राम बना है उस डायग्राम में हमने इन्वर्टेड इमेज बनाई है या फिर इरेक्ट इमेज बनाई है? इन्वर्टेड है। और ऑप्टिक्स का जो साइन कन्वेंशन है वो बार बार ये कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाने पर आपको पॉजिटिव डिस्टेंस मिलती है और नीचे जाने पर नेगेटिव डिस्टेंस मिलती है। तो साइज ऑफ इमेज अकॉर्डिंग टू द ऑप्टिक्स कन्वेंशन नेगेटिव साइज है या पॉजिटिव साइज है? प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव। तो जब साइज ऑफ इमेज नेगेटिव है और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है तो ये रेशियो नेगेटिव आएगा, मतलब कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगी। और ये सिचुएशन इन्वर्टेड इमेज की है। अब आप यहाँ पर रूल बनाओ कि अगर आपका m नेगेटिव आ रहा है, किसी क्वेश्चन में m नेगेटिव है तो ये आपको इन्वर्टेड इमेज के बारे में बताएगा, और अगर m पॉजिटिव है तो नेचुरली इरेक्ट इमेज बताएगी। तो v के साइन से हम लोगों ने क्या पता किया था? v अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो उससे मालूम चलता है इमेज का रियल और वर्चुअल। और m यानी कि मैग्निफिकेशन के साइन से ये मालूम चलता है कि वो इन्वर्टेड बन रही है या फिर इरेक्ट बन रही है। और दोनों के ही साइन मिला करके फाइनल बताओगे आप। तो v वाले साइन से रियल वर्चुअल देखा जाता है और m वाले साइन से देखा जाता है इन्वर्टेड या फिर इरेक्ट इमेज क्या बन रही है। एज एग्जाम्पल 2 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर, रेडियस 60 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेफ्ट साइड पर 2 और राइट साइड पर 3। बहुत ही एलिमेंट्री लेवल का क्वेश्चन है। फाइंड पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। एक एग्जांपल करके दिखा देते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, अब हमारे जितने फॉर्मूले थे ना सब हो गए। आपको इस पूरे चैप्टर में दो फॉर्मूले मेजरली दो फॉर्मूले रखने। पहला वाला फॉर्मूला जो थोड़ी देर पहले लिखा था, μ2 by v माइनस μ1 by u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 by r। पहले ये वाला फॉर्मूला एंड देन ये मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला, तो वही फॉर्मूले से काम चल जाएगा। पहले इसको लगाते हैं। μ2 बताओ, आपको सिर्फ ये बता रहा है μ2 क्या है यहाँ पर? 3 μ1 ऑब्वियसली 2, u ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस, पोल से ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर पर, लेफ्ट साइड यानी कि नेगेटिव साइड, μ2 माइनस μ1 बाय रेडियस, प्लस या माइनस, जो डायग्राम है प्लस 60, प्लस। बस इतना ही करना होता है।
तो v निकाल लेंगे इससे जो भी आएगा, प्लस 1/20 उधर चला गया, -1/20, 1/60 -1/20, 60 -3/60 -2/60 -30, v बराबर -90। आप भी चेक करो, हमने वर्बली कैलकुलेट किया इसको यार। यस सर सही। सही है। क्या मालूम चला इस नेगेटिव साइन से? वर्चू वर्चुअल। यहाँ से सिर्फ यहाँ से सिर्फ इतना मालूम चल रहा है कि वर्चुअल है और 90 सेंटीमीटर उसकी पोजीशन है, और क्योंकि नेगेटिव है तो इसका मतलब इमेज की जो पोजीशन है वो पोल के लेफ्ट साइड है, तभी माइनस आ रहा है। यानी कि पोल से 90 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड पर इमेज बन रही है। इतना क्लियर हो गया मेरे को। अब वो ऊपर बन रही है या फिर नीचे बन रही है, मतलब कि इन्वर्टेड या इरेक्ट, ये देखना है मेरे को। यहाँ से खाली वर्चुअल मालूम चला आपको। अब सेकंड पार्ट, मैग्निफिकेशन। μ1/μ2 मतलब कि 2/3, v/u, v is -90, u -40, तो ये माइनस माइनस कैंसल, 30 1.5 प्लस 1.5। अब m में पॉजिटिव साइन है, डायरेक्ट इमेज। तो यहां वाले माइनस से वर्चुअल, यहां वाले प्लस से इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी। और 1.5 मैग्निफिकेशन आने का मतलब ये हुआ कि जो इमेज की साइज है वो ऑब्जेक्ट से 1.5 टाइम्स ज्यादा है। तो अगर ऑब्जेक्ट 2 मिलीमीटर का है और उसमें 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे जो कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू है, तो इसका मतलब इमेज का साइज 3 मिलीमीटर का होगा। तो अल्टीमेटली अब आप कह सकते हो कि 3 मिलीमीटर की इमेज बनेगी 90 सेंटीमीटर पर लेफ्ट साइड, और इरेक्ट इमेज बनेगी, यानी कि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी, बट उसका साइज 3 मिलीमीटर का होगा और उसकी डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर होगी। ये सब इस तरीके से देखा जाता है। ठीक है भाई? यस सर। ठीक, और कराए इस तरीके के क्वेश्चन या फिर और टॉपिक पे चले आगे बढ़े? मतलब इसमें मुझे सिर्फ डेटा चेंज करना होगा। अब हो सकता है किसी क्वेश्चन में m माइनस आ जाता, मान लीजिए सपोज ये भी माइनस आता और ये भी माइनस आता, एग्जाम्पल दोनों ही नेगेटिव आते, तो किस तरीके से दिखाते हैं ये जो ऊपर दिखा रहे थे उसको हम क्या कर देंगे, अगर बाई चांस कुछ डेटा इधर उधर कर दो और m नेगेटिव आ जाए मान लीजिए, तो हम क्या कर देते हैं कि जो इमेज ऊपर दिखाई थी उसको हम नीचे दिखा देते हैं ऐसे, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। या v प्लस में आ जाता, तो v अगर प्लस में आएगा तो इमेज को इस साइड दिखाएंगे। ये सब अपने आप कर लोगे मैनेज क्वेश्चन के हिसाब से? यस सर। है ना? ठीक है, थैंक यू। अब आते हैं थोड़े से टफर साइड पे, मतलब इसकी टफ साइड क्या है वो देखो। मैं फॉर्मूला पहले लिख दूं यहाँ। टफ साइड ये होती है डबल रिफ्रैक्शन। तो एक एग्जांपल, डबल रिफ्रैक्शन का एग्जांपल, एग्जांपल ही कहेंगे, कोई थ्योरी नहीं हो सकती है ये, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसको समझना ही होगा। मान लें हमारे पास इधर एक स्फेरिकल सरफेस है और यहाँ पर एक प्लेन सरफेस है। इधर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 और इधर की तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3, रेडियस 30 या फिर 60 मानते हैं। और यहाँ कहीं पर एक ऑब्जेक्ट रखा हमने। देखिए पहला वाला सरफेस आपने प्लेन रखा है, सरफेस 1 प्लेन रखा है, और सरफेस 2 जो रखा है हमने वो स्फेरिकल है। दोनों प्लेन हो सकते हैं,
दोनों स्फेरिकल हो सकते हैं, पहले स्फेरिकल आ सकता है, बाद में प्लेन आ सकता है, ये सब सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं यहाँ पर। अंडरस्टैंडिंग ही इसका एक सजेशन है, रट करके जाओगे तो कितना पढ़ोगे भाई। पॉसिबिलिटीज क्या है, दोनों स्फीयर हैं, दोनों प्लेन हैं, दोनों स्फीयर है तो उसमें भी दोनों कॉनकेव है, एक कॉनकेव है एक कॉन्वेक्स है, पहले कॉनकेव है बाद में कॉन्वेक्स है, पहले कॉन्वेक्स बाद में कॉनकेव, पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं लोग। तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज के लिए इसीलिए कह रहा हूं कोई फॉर्मूला नहीं बन सकता, हमें इसको समझना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, और हम लगाएंगे यही फॉर्मूला, ये भी बता दें आप, चाहे प्लेन सरफेस हो चाहे स्फेरिकल सरफेस हो, हमारे पास फॉर्मूला इतना ही है। बस आपको बस इतना याद दिला दूं, प्लेन सरफेस भी स्फेरिकल सरफेस का स्पेशल केस बनता है जिसका रेडियस इनफाइनाइट होता है। प्लेन सरफेस के रिफ्रैक्शन में भी हम यही वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बाय पुटिंग r इक्वल्स टू इनफाइनाइट। कर सकते हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. r को इनफाइनाइट रख देते हैं, हो जाएगा आंसर। चलिए, ऑब्जेक्ट से कोई रे आई, सबसे पहले वो सरफेस S1 को हिट करेगी, तो और रे डायग्राम से चाहे तो आप ड्रॉ करें चाहे तो मेंटल लेवल पर सोचिए, बट बिना रे डायग्राम के क्वेश्चन ना करना, आप गलत कर जाओगे। एटलीस्ट बिगिनिंग लेवल पर तो ना करना, जब 2-4-5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद भले कर दो। ऑब्जेक्ट से एक रे आई, सबसे पहले उसने प्लेन सरफेस को स्ट्राइक किया, तो पहले हम इस प्लेन सरफेस के लिए इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ये फॉर्मूला प्लेन सरफेस पे लगा रहे, μ2 2 से 4 की तरफ जा रहे, तो 4/v, μ1 2, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, प्लेन सरफेस से हमारा ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है ये क्वेश्चन में दिया जाएगा, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर, तो इसको रखेंगे 20, क्योंकि प्लेन सरफेस के लेफ्ट साइड है तो -20, इक्वल टू डिनोमिनेटर में r को रखेंगे इनफाइनाइट, क्योंकि प्लेन सरफेस है तो 0 हो जाएगा। आंसर v का आ गया -40 सेंटीमीटर। हम फॉर्मूले का बर्डन नहीं रखना चाहते कि बहुत एक्सेसिव फॉर्मूले हो जाए हमारे पास, वो भी खतरनाक है। तो v इज -40। अब हमको माइनस का मतलब समझिए, माइनस में आने का मतलब कहां बदली होगी इमेज, प्लेन सरफेस की लेफ्ट या प्लेन सरफेस के राइट, तो v इज माइनस Left. इधर इधर लेफ्ट बनेगी। इसका मतलब रे डायग्राम कैसा रहा होगा, मतलब क्या हुआ होगा, नहीं, एक रे गई होगी, ये थोड़ा सा कन्वर्ज हुई होगी बट बहुत ज्यादा कन्वर्ज नहीं हो पाई होगी, और एक रे बिल्कुल सीधी गई होगी, वो सीधे निकल गई। अभी यहीं तक का रे डायग्राम रखो। डेफिनेशन कहती है कि v का मतलब होता है, v मतलब इमेज, बट उसका मतलब होता है कि दोनों रिफ्रैक्टेड रेज कहां पर इंटरसेक्ट हो रही है। तो हमारा माइनस में आंसर आने का मतलब ये है कि रिफ्रैक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पीछे होगा। तो हमने क्या किया, इन रिफ्रैक्टेड रेज को बैक साइड पर एक्सटेंड किया, इस वाली रिफ्रैक्टेड रे को भी बैक साइड एक्सटेंड किया, और ये जहां इंटरसेक्ट हुए यही चीज आपकी -40 यानी कि 40 सेंटीमीटर। नाउ प्लेन सरफेस से जो लाइट रे रिफ्रैक्ट हुई है, यही रे आगे जाकर के स्फेरिकल सरफेस को स्ट्राइक करेंगी। अब स्फेरिकल सरफेस के लिए ये दोनों इंसिडेंट रे का काम करेंगे, प्लेन सरफेस के लिए ये दोनों रिफ्रैक्टेड थे, लेकिन स्फेरिकल सरफेस के लिए ये दोनों रेज एज इंसिडेंट रे हैं। अगेन डेफिनेशन, इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाता है, स्फेरिकल सरफेस के लिए ये दोनों रे इंसिडेंट हो रही है जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पर है, यानी ये वाला पॉइंट स्फेरिकल सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ऐसी कंडीशन में हम यू क्या रखेंगे अब यहाँ पर। तो अब स्फेरिकल सरफेस के लिए फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, μ2 क्या रखें, स्फेरिकल सरफेस से जब लाइट रिफ्रैक्ट होगी तो 3 वाला मीडियम आएगा, तो 3 μ1
2. यहीं पे कंफ्यूजन है। देखिए हम लोगों ने क्या कहा है ना, ये पॉइंट स्फेरिकल सरफेस के इक्वेशन में ऑब्जेक्ट डिसाइड करने के लिए था। म्यू1 2 नहीं होगा। म्यू1 एंड म्यू2 का मतलब होता है रिफ्रैक्शन से पहले और रिफ्रैक्शन के बाद क्या मीडियम है। जो लाइट स्फेरिकल सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है, यहां पर कौन सा मीडियम, मीडियम ऑफ इंसिडेंस। देखिए मतलब सरफेस के जस्ट पहले कौन सा मीडियम है, 4। ऑब्जेक्ट किसको मान रहे हैं, वो एक सेकंड मैट्रिक्स। देखिए बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं ना कि जिस पॉइंट को ऑब्जेक्ट मान रहे हैं वो जिस मीडियम में है वो हमें रखना है। ऐसा कोई रूल नहीं है यहाँ पर। म्यू1 एंड म्यू2 का मतलब होता है रिफ्रैक्शन के बाद क्या मीडियम था और रिफ्रैक्शन होने से जस्ट पहले कौन सा मीडियम। तो इस सरफेस के से जस्ट पहले आपके पास 4 वाला मीडियम है, म्यू1 4 रखेंगे। हाँ यू क्या रखेंगे, तो यू में तो हमारी डेफिनेशन काम कर रही है। जो लाइट रे इंसिडेंट हुई है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट वो किसी भी मीडियम में हो, इंसिडेंट रेस का इंटरसेक्शन पॉइंट ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट स्फीयर के पोल से कितने डिस्टेंस पर होगा, पोल से ऑब्जेक्ट तक का पूरा डिस्टेंस देखा जाए 40 सेंटीमीटर का ये डिस्टेंस, और बीच में यहां पर जो डिस्टेंस होगी, फॉर एग्जांपल सपोज ये डिस्टेंस आपको 60, ये डिस्टेंस आपको मान लो 30 सेंटीमीटर दी गई, तो हमारा जो यू रखेंगे वो 30 + 40 या इसको 20 कर लेते हैं, तो 20 + 40 60, यहाँ पर 60 रखेंगे। प्लस में या माइनस में, माइनस। पहले ये वाला पॉइंट क्लियर कर लो क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट है इसमें। ऑप्टिक्स में ये कहना है कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसका ये मतलब कभी मत समझा करो कि वहां से वाकई में रे निकल करके आ जाएगी। हम लोग जब ये कहते हैं ना कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम यहाँ से रे स्टार्ट कर देंगे। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसका ये मतलब होता है कि इस पॉइंट का जो पोल से डिस्टेंस है वो हम यू की जगह रखेंगे, बस इतना ही मतलब होता है। म्यू1 एंड म्यू2 आर बेसिकली द मीडियम्स बिफोर एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन, बिफोर रिफ्रैक्शन 4, आफ्टर रिफ्रैक्शन 3। तो ये म्यू1 ये म्यू2 इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 ओवर रेडियस माइनस 60। अब इसको निकालते हैं, v कितना आएगा यहाँ पर, तो प्लस इधर हो गया माइनस, -1/60 एंड -4/60 -5/60 मतलब -12 नीचे और 3। मेरे हिसाब से v -36 सेंटीमीटर आ रहा है, माइनस में ही आ रहा है ना। कंफर्म करना यार, -60 आ रहा है। -60 होगा। यस -60 Yes. सॉरी -60। क्या मतलब वो कहाँ बनी इमेज, पहली बात तो माइनस आ रहा है, इसका बताओ माइनस का मतलब ये रियल है या वर्चुअल है। रिफ्रैक्शन हो रहा है, वर्चुअल। वर्चुअल। रिफ्रैक्शन में नेगेटिव v मतलब वर्चुअल, तो वर्चुअल है। इसमें इन्वर्टेड इरेक्ट की बात नहीं की जाएगी क्योंकि ऑब्जेक्ट पॉइंट के फॉर्म में था, तो इसमें इन्वर्टेड और इरेक्ट पूछा जाता है। इसमें सिर्फ इतना पूछा जाता है रियल या वर्चुअल, तो नेगेटिव v आ रहा है इसका मतलब वर्चुअल है। अब इसका मतलब क्या है, -60 का मतलब क्या है कि जो इमेज है वो इस स्फीयर के पोल से 60 सेंटीमीटर लेफ्ट, तो पोल से 60 सेंटीमीटर लेफ्ट कौन सा पॉइंट आएगा, पोल से 60 सेंटीमीटर लेफ्ट चलते तो 20 सेंटीमीटर ये हो गया और 40 सेंटीमीटर ये था, 60 सेंटीमीटर लेफ्ट मतलब यहाँ कहीं पर।
आई बात समझ में? Yes, sir. Yes. और ऐसा क्यों हो रहा है जानते हो? Center of curvature. हाँ, इसका मतलब ये लाइट रे डेविएट हुई नहीं, क्योंकि V माइनस 60 आने का मतलब क्या है कि जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो 60 सेंटीमीटर नेगेटिव साइड पर इंटरसेक्ट हो रही है। तो ये तो तभी हो सकता है जब ये लाइट सीधे निकल जाए और ये लाइट भी सीधे निकल जाए, तभी तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहीं पर आएगा 60 सेंटीमीटर। यही पॉइंट तो 60 सेंटीमीटर पे है, यानी यहाँ पर एक्चुअल में डेविएशन होगा ही नहीं और वो होना भी नहीं था। ये लाइट डेविएट क्यों नहीं कर रही है? अगर आप देखो ये पॉइंट 40 प्लस 20 60 सेंटीमीटर हो गया ये, और रेडियस भी 60 है इसकी, यानी एक्चुअल में ये पॉइंट सेंटर हो रहा है, इसका स्फीयर का सेंटर पॉइंट बन रहा है ये। और जो लाइन सेंटर से आएगी वो तो नॉर्मल लाइट होती है, और नॉर्मल लाइट डेविएट करती ही नहीं, तो क्योंकि डेविएशन हुआ नहीं तो जहां ऑब्जेक्ट था वहीं पर इमेज बन गई। बोलो भाई। बोलिए। Yes. ठीक है, ये स्पेसिफिकली अब हम सेम क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, या फिर एक डिफरेंट क्वेश्चन है इसमें फिर कंफ्यूजन होती है। हमने एक प्लेन और एक स्फीयर लिया था, हम दो स्फीयर भी ले सकते थे। मान ली एक स्फीयर यहाँ पर है और एक स्फीयर यहाँ पर है, दो स्फेरिकल सरफेसेस है। सेम क्वेश्चन, कहाँ पर बनेगी फाइनल इमेज? देखो पहले सरफेस S1 का फॉर्मूला अच्छी तरीके से आप सरफेस S1 के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करें। चलो जी बताना, तुम लोग सिर्फ मेरी एक हेल्प करो, क्या रखोगे म्यू2 की जगह जब आप फॉर्मूला S1 के लिए लगाने जा रहे हो? बोलते जाओ म्यू2 की वैल्यू। 4. म्यू1 Sir, इसके जस्ट पहले 2। यू क्या रखेंगे यहाँ पर सरफेस S1 के लिए? यहाँ पर O है -10. minus -10. बस ध्यान से करो। म्यू2 माइनस म्यू1 इज 4 - 2 और रेडियस 20, प्लस में या माइनस में? +20. प्लस 20। बस इतना ही काम करना है यार, इस प्लस माइनस का ध्यान रखो। V कितना आ रहा है इससे देखते हैं। -40. -40। इसको रे डायग्राम में दिखाना चाहेंगे तो कुछ ये दिखेगा आपको, एक लाइट गई, ये कुछ इस तरीके से बेंड हुई होगी, -40 इधर आ गए। ये हमारा पहला इमेज बना जो इस सरफेस के पोल से 40 सेंटीमीटर पे है। नाउ फॉर S2 इतना करना है खाली, बस आप पूरा रे डायग्राम एक बार में बनाओ ही नहीं, पहले सरफेस का रे डायग्राम बनाइए और उसका कैलकुलेशन करें। अब आगे बढ़ो S2 के लिए, ये रे इस S2 पे गई तो ये
इंसिडेंट रे हो गया फॉर S2, कहाँ से आ रही है ये रे इंसिडेंट रे है फॉर S2, तो ये रे, इस रे का ओरिजिन कहाँ पर है, मतलब ये कहाँ से आती हुई दिखाई पड़ रही होगी, I1 से। इस पॉइंट को हम इस सरफेस के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरीके से कंसिडर करेंगे। तो जो हमारा μ2, μ1, v और u ये सब है, μ2 S2 के बाद में 3 है, S2 से पहले 4 है, बस अब u में ध्यान देना है, सिर्फ u में ध्यान देना है। सरफेस S2 के पोल से I1 कितने डिस्टेंस पर है, पोल से I1 का डिस्टेंस, P2 से I1 तक का डिस्टेंस 20 प्लस नहीं 60 है। 60 तो ये I1 एक ऑब्जेक्ट है इसके लिए, तो यानी u की जगह रखेंगे 60 और यहाँ माइनस में लगेगा μ2 माइनस μ1, 3 माइनस 4 ओवर इसका रेडियस 40 माइनस में, बस। यानी डबल रिफ्रैक्शन में इसमें मत कंफ्यूज हो जाओ यार कि μ1 μ2 क्या है। μ1 μ2 तो सिंपल से हैं, सरफेस के पहले वाला मीडियम, सरफेस के बाद वाला मीडियम। रे डायग्राम सिर्फ ये डिसाइड करता है कि सेकंड वाले सरफेस के लिए हमें u कितना रखना है, सेकंड सरफेस में u की वैल्यू क्या रखनी है, सिर्फ इसके लिए रे डायग्राम होते हैं। क्योंकि सेकंड सरफेस पर जो रे इंसिडेंट है वो एक्चुअल में पहले सरफेस से रिफ्रैक्ट हो रही है, इसीलिए पहले सरफेस से जो इमेज बनती है उस इमेज को सेकंड वाले सरफेस के लिए एक ऑब्जेक्ट के तरीके से कंसीडर करते हैं। ऑब्जेक्ट के तरीके से कंसीडर करने का मतलब वो वाकई में ऑब्जेक्ट नहीं है, उसको मान लिया जाता है कि ये एक ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा, और ये मान करके हम u कैलकुलेट कर लेते हैं उसका। इससे v कितना आएगा वो देखते हैं एक बार। या बताओ थोड़ा सा। -72 माइनस में 72, yes sir Yes, sir. yes sir फिर माइनस यानी वर्चुअल हो गया, 72 आ रहा, 72 P2 से होगा, ये जिस सरफेस की इक्वेशन लिख रहे हैं उसी के पोल से या उसके मिड पॉइंट से होगा। यहां से 72 नेगेटिव साइड पर, लेफ्ट साइड पर, मतलब ये रे कुछ और डेविएट हुई, थोड़ी सी और डेविएट हुई, और इस तरीके से डेविएट हुई कि इसका एक्सटेंशन 72 सेंटीमीटर पीछे जाएगा, यहां कहीं पर I2, और ये 72 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल P2 आएगा। ये डायग्राम देखिएगा, क्या तक वर्किंग क्लियर है बच्चे? yes अब मान लो अगर इसके आगे एक सरफेस और होता, बाई चांस मान लीजिए, अभी तुम ऐड नहीं करेंगे, बट वैसे आपसे कितनी क्लैरिटी है वो जानने के लिए, सपोज इसके आगे एक और सरफेस होता है S3 मान लीजिए, उसके लिए हम ऑब्जेक्ट किसको मानते हैं? कौन से पॉइंट को ऑब्जेक्ट? Sir, I2 को। I2, बस सीधा सा रूल है। हाँ। पिछले सरफेस से जो इमेज बनी है वो जहां पर बन रही है, जिस पॉइंट पर पिछले सरफेस की इमेज बन रही है वो अगले वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करे, इतना काम करना। लेकिन μ1 μ2 में ये काम मत करना कि जहां ऑब्जेक्ट है उसको μ1 मानना है, वो नहीं है। μ1 μ2 रे के हिसाब से चलते हैं, मतलब सरफेस के जस्ट पहले और जस्ट बाद जो मीडियम है वो μ1 μ2 है, लेकिन पिछले सरफेस ने जहां पर इमेज बनाई थी वही पॉइंट अगले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट मान करके u कैलकुलेट करेंगे। अगर डाउट हो तो बता दो। किसी को भी डाउट है तो आप अभी बोल सकते हो।
अगले एग्जांपल पे चलें। Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब मान लेते हैं ऐसे करके दो सरफेसेस हैं, ये बीच में डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है। यहाँ पर एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब जिसकी कुछ लेंथ होती है 2 मिलीमीटर का और 40 सेंटीमीटर पे। रेडियस ऑफ फर्स्ट सरफेस इज 20 एंड द रेडियस ऑफ सेकंड सरफेस इज 30। इसकी इमेज कहाँ बनेगी, कितने साइज की बनेगी, रियल बनेगी कि वर्चुअल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी कि डायरेक्ट बनेगी, ये सारे दुनिया भर के क्वेश्चन जो आते हैं सबका आंसर इन दो में है, सारे आंसर हैं इन दोनों में। बस अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस रखिए कि हमें सीक्वेंसिंग क्या रखनी है। सबसे पहले S1 के लिए फॉर्मूला है, पहले S1 के लिए लगाते हैं। देखो S1 के लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं, अच्छा मैंने वैल्यू लिखी है, किसी को समझने में दिक्कत है कि क्यों ये सब लिखा हुआ है? No. बिल्कुल ईमानदारी से बताना भाई, अगर आपको इनमें से लग रहा है कहीं भी कि यार क्या रखा है, ये 40 क्यों रखा, माइनस क्यों रखा, 20 क्यों रखा, माइनस क्यों रखा, ये सब क्या है, तो ये सब मैंने बेसिकली ये इक्वेशन लगाई और कुछ नहीं किया मैंने। आया समझ में से? Yes. कितना आया V? Two. मुझे लगता है V जो है Sir, वो 10 bad आ centimeter. जाएगा इसमें। Sir, Plus two. नहीं मेरे ख्याल से V इन्फिनिटी आ जाएगा सर। Yes, sir. Yes. थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, पता नहीं क्यों डेटा बार बार ऐसे हो जाता है। ये तो रेडियस को 40 कर दें अगर, ये रेडियस 20 रखो, इस ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर पे रख देते हैं। थर्टी कर देते हैं इसको, तो ये आपका 30 हो गया, या 40 सुनो 40 करो ज्यादा अच्छे। एक्चुअली कैलकुलेशन का भी ध्यान रखना होता है। 40 कर लेते हैं, तो अब क्या आंसर बनेगा ये? वन बाई 20 और इधर 1/10 उधर जा गया, 1/20 माइनस 1/10। So minus 40. थोड़ा सा ना डेटा करेक्शन करना है। हमने पहले यहाँ पर V कितना लिया था? पहले स्टार्ट शायद 20 से किया था ना हमने यहाँ पर। 40 दिया। 40 40 sir. दिया। So 40 से तो आपने R40 किया। ने R, अच्छा कुछ गड़बड़ हो गया। ओके ओके ओके, हमने R चेंज कर दिया, सॉरी R तो 20 रहेगा, यहाँ पर 20 था तो ये 40 की जगह 20 हो जाएगा। एक मिनट, तो अभी ये बन जाएगा -2/20, 1/10 उधर बन जाएगा और -1/5। minus 20. Minus 20. अभी भी माइनस है, अभी भी माइनस ही आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. अरे बाबा माइनस क्यों आ रहा है यार, उसको प्लस बनाना है। एक्चुअली मैं कुछ ऐसा डेटा चाह रहा हूँ ताकि ये प्लस बने, तो
सर म्यू चेंज कर देंगे। मैं एक्चुअली माइनस के 2 एग्जांपल हो चुके हैं, बस और कोई वजह नहीं है इसमें। 2 एग्जांपल्स में माइनस आ चुका है, तो मैं एक चाह रहा था नया एग्जांपल इसमें एक पे प्लस भी आ जाए, तो वो भी एक क्लैरिटी बन जाए, और कोई पर्पस नहीं है इसका। 80 करके देखें, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से 80 रख के देखते हैं तो यहाँ पर -80 करें तो हमारे लिए बन जाएगा 1/10 इधर, और ये -1/20 अब आ जाएगा सर प्लस। अगर यहाँ 80 करेंगे तो अब शायद v प्लस में आ जाएगा। ये सब +40। ठीक, बस यही मैं चाह रहा था, प्लस आ जाए बस। +40 आ रहा है ना? ये सर। ठीक है। और कोई पर्पस नहीं था ये, मतलब कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें। मैं एक्चुअली बस एक एग्जांपल चाह रहा था जिसमें पहले वाले सरफेस का v प्लस में आए, 2 एग्जांपल्स में v माइनस में आ गया। चलिए कोई बात नहीं। अब ये बीच वाले डिस्टेंस को हम यहाँ पर 20 कर देते हैं, बीच वाले डिस्टेंस 20 कर देते हैं। मतलब मैं उन पॉइंट्स की तरफ अटेंशन पे करना चाह रहा था जो कंफ्यूजन करते हैं, जो डाउट क्रिएट करते हैं हम लोग के माइंड में जब हम खुद से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अभी क्लियर हो गया +40। और मैग्निफिकेशन क्या बनेगा? पहले वाले सरफेस की मैग्निफिकेशन जो यहां से आई, μ1/μ2 टाइम्स v/u। तो μ1/μ2 यानी कि 4/2, और v/u तो v +40 है और u -80। -1 ये पहले वाले m1 करते हैं, तो सरफेस 1 तो m1 -1 -1। अब इसको समझना होगा एक्चुअली, देखो अब हमें समझना होगा सरफेस 2। अभी थोड़ी देर के लिए इसको आउट ऑफ पिक्चर रखिए, सरफेस 2 से कोई मतलब नहीं है। अभी मेरा सारा कंसंट्रेशन पहले वाले सरफेस पर है। पहले वाले सरफेस के लिए जब हमने दोनों इक्वेशंस लगा दी तो हमारा v भी आ गया और m भी आ गया। पहले इसको समझते हैं कैसी इमेज बनी होगी। यहाँ पर प्लस में v आ रहा है, रियल इमेज, माइनस में m आ रहा है, इन्वर्टेड इमेज। रियल, इन्वर्टेड और मैग्निफिकेशन 1 आ रहा है, मतलब कि इमेज उतने ही साइज की है जितने साइज का ऑब्जेक्ट है। और v 40 आ रहा है, +40, मतलब सरफेस 1 के राइट साइड पर, प्लस का मतलब राइट साइड, सरफेस S1 के राइट साइड 40 सेंटीमीटर पर इन्वर्टेड सेम साइज की इमेज। ठीक है, ये तो इसका मतलब हुआ। अब इसको रे डायग्राम्स में देखें, हाँ, अगर इसको रे डायग्राम में देखें तो कैसे होगा? ऑब्जेक्ट से कोई एक रे इसके पोल पर गई होगी, वो यहां से कुछ डेविएट हुई होगी, कुछ मान लो ऐसे दिखा दे, अगला डायग्राम भी तो बनाना है मुझे, ऐसे कर दिया। और एक रे इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई होगी, जो रे सेंटर से गई होगी वो एज इट इज गई होगी। अभी रुकना, अगर सेकंड सरफेस नहीं होती, अगर ये सेकंड सरफेस ना होता तो ये दोनों रेज 40 सेंटीमीटर राइट साइड जाते, यानी ये दोनों रे ऐसे गए होते, ऐसे गए होते, और किसी पॉइंट पर जाकर के इंटरसेक्ट हो गए होते। जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट हो गए होते वो पॉइंट ए की इमेज यानी a' बनी होती, और ऐसे करके एक इमेज बनी होती a' और b'। इस तरीके का कुछ रे डायग्राम रहा होता अगर हमारा सेकंड सरफेस हाइपोथेटिकली एब्सेंट हो। ये माना जाए कि सेकंड सरफेस नहीं है, तो पहले सरफेस की जो रेज आती है वो 40 सेंटीमीटर राइट साइड पर इमेज कंस्ट्रक्ट कर रही है, यहाँ पर इमेज बनाती है। ये पूरा डिस्टेंस हमारा 40 सेंटीमीटर है। ये इन दोनों का फिजिकल मतलब ये हुआ, मैथमेटिकली ये आ रहा है, बट फिजिक्स के हिसाब से इसका मतलब ये है कि सेकंड सरफेस की एब्सेंस में 40 सेंटीमीटर राइट साइड पर इमेज बन जाती है, बट वो होगा नहीं।
क्योंकि उस पॉइंट पर जाने से पहले, वहां पर इंटरसेक्ट होने से पहले ये दोनों रेज एक बार और यहाँ पर रिफ्रैक्ट करेंगी। अब हम सेकंड सरफेस के लिए चलेंगे, S2 के लिए। लेकिन हमारा ऑप्टिक्स का डेफिनेशन तो क्लियर है। जो रे पहले वाले सरफेस से रिफ्रैक्ट हो रही है, यही रे सेकंड सरफेस के लिए इंसिडेंट भी हो रही है। तो इन दोनों रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट यानी कि A डैश, ये आपके S2 के लिए ऑब्जेक्ट है, एज एन ऑब्जेक्ट। S2 के लिए एज एन ऑब्जेक्ट A डैश पॉइंट है। तो जब हम S2 के लिए इक्वेशन लगाएंगे, इक्वेशन फॉर S2 μ2, S2 के बाद वाला मीडियम 3, μ1 S2 से पहले वाला मीडियम 2। अब आते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर। सारा गेम बिगड़ता है यहाँ पर, सारा काम खराब हो जाता है। S2 के लिए A डैश को ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, तो वो S2 के पोल से कितने डिस्टेंस पर है और राइट है कि लेफ्ट है, ये देख लीजिए। मतलब ये जो A डैश B डैश है, ये पोल P2 से ये 40 सेंटीमीटर आया था, ये 20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब P2 से 20 सेंटीमीटर आगे है। तो जो U रखेंगे वो 20 सेंटीमीटर रखेंगे, और क्योंकि राइट साइड पर है तो +20 रखेंगे। ये देखो, ये +20 हो गया क्लियर। Yes, sir. Yes. μ1 μ2 में कोई कंफ्यूजन? No, sir. No, sir. No, sir. μ2 minus μ1 upon the radius 30 plus 30। That's right. अब निकाल लो v कितना आएगा इससे। मेरे ख्याल से 22.5 आएगा। +22. +22.5। और मैग्निफिकेशन क्या आएगा सेकंड सरफेस के लिए? सो μ1 2, μ2 3, v +22.5, u +20, क्योंकि A डैश को ऑब्जेक्ट मान रहे हैं। तो वो क्या 7.5 और 10, ये 0.75 यानी कि 3/4 प्लस 3/4। इस प्लस का क्या मतलब हुआ? v प्लस और m प्लस, सुनिए दोनों प्लस आ रहे हैं, v इज प्लस और m इज प्लस। तो इससे क्या मतलब समझ में आ रहा है? रियल इमेज बन रही है। Inward. m के प्लस का मतलब क्या होगा यार?
वी और एम दोनों प्लस में आ रहे हैं, वी के प्लस मतलब रियल हो गया और एम का प्लस आने का मतलब इरेक्ट इमेज। Direct image. तो इरेक्ट किसके रिस्पेक्ट में, ए बी के रिस्पेक्ट में या फिर ए डैश बी डैश के रिस्पेक्ट में? ए डैश बी डैश। B dash B dash. क्योंकि हाँ S2 के लिए ऑब्जेक्ट आपने ए डैश बी डैश को माना है। सिंपल गोल्डन रूल याद रखो, पहले सरफेस से जो भी इमेज बनेगी वो अगले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है। ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट है, तो इसके रिस्पेक्ट में इरेक्ट इमेज का मतलब ये होता है कि अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो फिर इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगी, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो फिर इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगी। इरेक्ट इमेज का मतलब सेम साइड। प्लस में एम आने का मतलब अगर A dash B dash is the object for S2 which is below the axis, तो इससे जो इमेज बनेगी वो भी एक्सिस के नीचे ही बनेगी। 3/4 मैग्निफिकेशन, तो जितना साइज A dash B dash का होगा उसका 3/4 करेंगे, और A dash B dash का साइज हमको पहले से मालूम चलेगा, पहले सरफेस के मैग्निफिकेशन से -1 आया, तो A dash B dash 2 मिलीमीटर का है, इसका 3/4 करोगे, 2 मिलीमीटर का 3/4 1.5 मिलीमीटर का 22.5 सेंटीमीटर पॉजिटिव साइड। यानी ये कुछ ऐसा होगा, ये रे यहां से कुछ ऐसे गई होंगी, ये रेज कुछ इस तरीके से गई होंगी, ये आगे किसी पॉइंट पर मिले होंगे और यहाँ पर जा करके लास्ट में एक इमेज बनी होगी ए डबल डैश बी डबल डैश कर लीजिए 1.5 मिलीमीटर साइज का, और पोल P2 से 22.5 सेंटीमीटर राइट साइड पर। सो फाइनल आंसर क्या दें? रियल, फाइनल आंसर क्या बोलोगे? इमेज रियल है कि इन्वर्ट? फाइनल पूरा आंसर, द फाइनल इमेज इज रियल। Real inverted. रियल इन्वर्टेड। इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये इन्वर्टेड है, तो हमारा फाइनल आंसर ये होगा दैट द लास्ट इमेज व्हिच इज फाइनल इमेज इज अ रियल इन्वर्टेड 1.5 मिलीमीटर in size 22.5 centimeter right side of the pole P2। साइंस को लेकर के कुछ कंफ्यूजन तो नहीं आ रही है? प्लस माइनस यू म्यू1 म्यू2 इन सबको लेकर के कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ज्यादा? No, sir. ठीक है, तो करो इसको रिवाइज, कल वाली क्लास मतलब जो भी नेक्स्ट क्लास होगी इसमें और 2-4 प्रॉब्लम्स इसके और करेंगे एंड देन लेंसेज स्टार्ट कर देंगे जो लास्ट टॉपिक होगा इसका। ठीक है, चलिए थैंक यू।